तो है गाइस व्हाट्सअप तो लेकर आ गया हूँ स्वेलो स्टार टू ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट डे नोवेल के चैप्टर नंबर 350 को लेकर। तो ये चैप्टर थोड़ी मोड़ी मज़ेदार और साथ में लूफेंग और बाकी सारे इनविंसिबल रेलम के बारे में होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लूफेंग अपने क्लोज डोर कल्टीवेशंस में जा चुका था, क्योंकि उसने अपनी बॉडी को 1.2 बिलियन हिनवान लेवल्स तक ले जा चुकी, तो उसने उसको परफेक्ट कर डाला होता है। जिसके साथ हमें दूसरे हिनवान हॉल के केव रेजिडेंस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ का माहौल एकदम से सुहाना होता है, जहाँ पर एंडलेस ग्रास मौजूद थी और इसी के बीच में एक मिडिल एज मैन बैठा हुआ था और वो बहुत ही आराम से केयरफुली एक पेंटिंग को बना रहा होता है। वो अपने ब्रश का यूज कर रहा था, तो उसकी ब्रश इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो वाइट तक को भेद रही होती है। और वो जिस सीन को पेंट कर रहा था, उस पेंटिंग से चारों तरफ की सराउंडिंग भी चेंज हो रही थी जैसा वो पेंट करता जा रहा था। मतलब यहाँ पे क्रिएशंस की पावर्स को यूज की जा रही थी, जिसके साथ वो बंदा जो ग्रीन रॉब में होता है वो अपने ब्रश को रखते हुए कहता है कि यार मेरे 5th ग्रेड डॉग को कंप्रीहेंड कर पाना तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रही है। जिसके साथ वो बंदा कहता है बस एक और डॉग मेरी बची हुई है। अब ये बंदा कोई और नहीं लॉन्ग जी डोजुन होता है, जिसने कि 3 सेमी हिनवान लेवल्स डॉग को मास्टर कर रखे थे, वो भी बिना किसी हिनवान ब्लडलाइंस को रिफाइन किए हुए। मतलब इसने जो किया था खुद से किया था। वहीं पे लूफेंग की बात करें तो लूफेंग ने हिनवान ब्लडलाइन को रिफाइन किया है, वो हमेशा से करता रहा, तभी वो इतना ज़्यादा पावरफुल बन पाया होता है। अब लूफेंग को छोड़ दिया जाए तो ये इस डार्क होली वेलम का स्ट्रॉन्गेस्ट प्रैक्टिस में से एक है। लॉन्ग जून खुद से सोचते हुए कहता है कि लॉर्ड मुझे इतना ज़्यादा फेवर करते हैं, मुझ पर इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन मैंने उनको अभी तक निराश ही किया है। जिसके बाद वो फिर से क्या था कि अगर मैं अपने 5 डॉग्स को 2nd लेवल ऑफ गॉड एम्पायर वेलम तक ले गया और अपने ओरिजिन सोर्स को कंट्रोल करने लगा, तो यार मेरी पावर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और मैं ओरिजिन वर्ल्ड को कम्प्लीटली मास्टर भी कर सकता हूँ और एक ट्रू मास्टर बन सकता हूँ। जिसकी वजह से उस बंदे की आंखों में आशा आने लगती कि हाँ ऐसा करने पे हो सकता है। अब बताया जाता है ऐसा वो निराश क्यों है जबकि उसने इतना बेहतर कल्टीवेशंस कर रखा है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अपने इस रास्ते पे काफ़ी ज़्यादा लंबा ही अरसा गुजार दिया होता है। बताया जाता है कि इसने 30 री इनकारनेशन साइकिल ऑफ ओरिजिन वर्ल्ड्स तक गुजार दिए होते। इतने लंबे समय से ये जिंदा होता है, जो कि सच में काफ़ी लंबा होता है। लूफेंग तो अभी एक री इनकारनेशन साइकिल को भी पास नहीं किया है। ओरिजिन वर्ल्ड की बात करें वैसे कर चुका है एक बार, लेकिन उतनी उम्र नहीं। ओरिजिन रिइनकार्नेशंस की चैनल होती है काफ़ी बड़ी होती है। लूफेंग अंतिम में ही जाकर जन्म लिया था, तो कह सकता हो कि लूफेंग ने फिलहाल में एक को तो पास कर लिया, लेकिन उसकी एज उतनी भी नहीं थी। और इस बंदे ने 30 री इनकारनेशन साइकिल को पास कर रखा था, जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन उसने इतने समय में विंड, फायर और थंडर के सेमी ह्यूमन लेवल्स के डॉग्स को मास्टर कर रखा था। लेकिन जो उसकी ओरिजिन वर्ल्ड की होमलैंड से ना, तो वहाँ पे कोई भी थंडर डॉग मौजूद ही नहीं थी, जिसकी वजह से उसे अपने घर को छोड़कर जाना पड़ा और बाकी के दूसरे दुनियाओं में जाकर थंडर डॉग को कल्टीवेट करना पड़ा। जिसके साथ वहाँ पर वो ये भी कहता है कि मुझे लॉर्ड काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करते हैं, उन्होंने मुझे काउंटलेस ओरिजिन वर्ल्ड्स को एक्सप्लोर करने में मदद की ताकि मैं सबसे सुटेबल को ढूंढ सकूं, और मेरे लिए एक री इनकारनेशंस को भी अरेंज किया ताकि मैं ड्रैगन ब्लड ओरिजिन वर्ल्ड में री इनकारनेट कर सकूं। ड्रैगन ब्लड ओरिजिन वर्ल्ड वो दुनिया है जिसमें कि 9 ग्रेट डॉग्स मौजूद हैं, जिसमें विंड, फायर और थंडर भी मौजूद थी। जिसके साथ वो क्या था कि मैंने अपने 4th डॉग जो कि वाटर होती है उसको वो 2nd लेवल ऑफ गॉड किंग लेवल तक ले जा चुका होता है, सिर्फ एक री इनकारनेशन साइकिल में, जो कि सच में काफ़ी स्लो होती है। इसको एक री इनकारनेशन साइकिल लग चुके थे सिर्फ अपने 4th डॉग वाटर को 2nd लेवल ऑफ गॉड किंग में ले जाने में, जो कि सच में काफ़ी कछुए जैसा वो स्लो कर रहा होता है। लेकिन इसके साथ वो 5th डॉग को भी कल्टीवेट कर रहा होता है, जिसने कि उसके अभी सिंगल ब्रांच को भी कम्प्रीहेंड नहीं किया होता है। इसके कारण लॉन्ग जून काफ़ी ज़्यादा डीप पेन में होता है। अभी लॉन्ग जून वो वाला नहीं है जो कि आपने शुरुआत के एपिसोड्स में देखे होंगे, लॉन्ग जून और भी कई सारे बंदे, ये वो वाला नहीं, कोई और बंदा है। जिसके साथ वो बंदा कहता है कि देखो हर एक प्रैक्टिशनर्स की खुद की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है और किसी ब्रांच को कंप्लीट कर पाना इतना भी आसान नहीं होता है। मान लो लूफेंग को ही देख लो, उसने अपने आप को डॉग ऑफ लाइफ एंड डेथ पे ही फोकस करा के रखा है, उसी को वो हमेशा से कल्टीवेट करता आया, तो यार उसके लिए आसान होता है।
लेकिन ये बंदा सब जगह मुंह मार रहा है, तो मुंह मारोगे तो यही तो होगा ही ना। वो दूसरी बात है जिसके साथ लॉन्ग जून वहां पे सब चीजें कर रहा था, वो ये भी कहता है कि सुप्रीम पाथ सिर्फ मेरे सामने ही रखी हुई है, बस मैं उससे एक छोटा सा कदम दूर हूँ, पता नहीं आखिरकार मैं कब उस सुप्रीम पाथ को ले पाऊंगा, बस एक मेरी लास्ट दाव बची हुई है, बस एक। जिसके साथ वहां पे वो कहता है कि लॉर्ड ने मुझे ये भी कहा था कि यार तुम्हें अगर कुछ न समझ में आए तो ह्यूमन ब्लड लाइन को रिफाइन कर लेना, ये सबसे आसानी ये लास्ट रिजॉर्ट बचा हुआ है। लेकिन अगर वो इसने किया ऐसे किया तो उसको काफी ज्यादा सामना मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इसने ह्यूमन ब्लड लाइन को अभी तक नहीं कल्टीवेट किया है और उसको छुआ तक नहीं, तो आखिरकार ये अपने पाथ को एकदम से कैसे चेंज कर सकता है। जिसके साथ वो ये भी कहता कि यार अगर ऑरिजिन वर्ड्स के ऑरिजिन को मास्टर करना है और मुझे अगर पावरफुल बनना है, अगर वर्ल्ड लेवल ह्यूमन बीइंग बनना है, तो मुझे एक प्रॉपर पार्ट को ही चूज करना पड़ेगा, ताकि मैं एक ही पाथ को यूज करके आगे कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम्स ना खड़ी करवा दूं। जिसके साथ वो ऐसे करने लगता है। यहाँ पे वो कहता है कि कोई ना, अभी के फिलहाल मुझे पेशेंस करना होगा, ये 30 इनकारनेशन कुछ भी नहीं है, अभी तो मैं बच्चा हूँ, अभी तो ये क्या ही मैटर करता है। मतलब मैं जब इसको सुनना था तो मुझे हंसी आ रही थी, 30 रीइनकारनेशन एरा ये कुछ भी नहीं समझ आता, बोल रहा था कि अभी 100-200 और गुजर जाने दो, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। जिसके साथ वो ऐसे ही सोचता, बहुत बकवास होती, तो इसको मैं स्किप करके डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ। अब तभी उसे लॉन्ग जिम, जो कि असल में उसका ब्रदर होता है, जूनियर ब्रदर लॉन्ग जी को एक मैसेज रिसीव होता है, जिसको देखकर वो क्या आता है कि क्या मेरा जूनियर ब्रदर यहाँ आ गया है। और थोड़ी देर बाद ही वहां पे कोई और नहीं, सिटी लॉर्ड फेंग याओ आते हैं, जो कि पहले ही निकल चुके थे किसी को आगाह करने के लिए। हमें पता चलता है कि उसका सीनियर ब्रदर यहाँ का तो सबसे पावरफुल बेंग मौजूद है। जिसके साथ वो एंटर करता है। सिटी लॉर्ड फेंग याओ काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है सीनियर ब्रदर, जिसको देखकर लॉन्ग डाउजिन उससे क्या था कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो, ये तो तुम्हारे ऊपर सूट नहीं करता, तुम तो ऐसा कभी करते नहीं हो। जिसके साथ वहां पर सिटी लॉर्ड फ्रैंक एक्साइटेड होते हुए कहते हैं कि यहाँ पर डार्क होली वेल में एक और इनविंसिबल बेइंग आया है, उसका नाम है लू फेंग। जिसको सुनकर वो थोड़ा सा सरप्राइज भी होता है, स्माइल करते हुए कहता है ओह, तो यहाँ पर तो ऐसी क्या ही वजह है जो तुम इतने खुश हो रहे हो। इस डार्क होली वेल कई सारे इनविजिबल रेलम के बंदे हैं हिस्ट्री में, इतना सरप्राइज होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब भी कोई एक बंदा इनविजिबल होता है तो उसे समन किया ही जाता है। लेकिन ये देखकर फ्रैंकिया उससे कहता है कि नहीं, यही तो खास बात है, उसे अभी तक समन किया ही नहीं गया है, वो अभी भी लार्ज ह्यूमन हॉल के अंदर एक केव को खरीद कर उसके अंदर कल्टिवेट कर रहा है, उसने केव रेजिडेंस को भी खरीद लिया है। जिसको सुनकर लॉन्ग डाउजन पूरी तरह से पजल हो जाता है, वो भी सोचने लग जाता कि क्या अभी तक समन नहीं किया गया है। यहाँ तक कि उसने ह्यूमन हॉल के अंदर एक केव रेजिडेंस को भी बाई कर लिया है। अब जितना उसको पता था, उसे पता था कि यार इस सिटी के अंदर, इस लार्ज ह्यूमन हॉल के अंदर 2 हाई लेवल ह्यूमन बीइंग्स मौजूद है, जो कि गिया और ये फया होते हैं, जो कि यार कभी भी कोई बंदा इनविंसिबल रेलम पे जाता है तो उसको एकदम से सडनली उसको समन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने डिस्कवर कर लिया, लेकिन फिर भी वो लोग यार अभी लॉर्ड के पास उसको नहीं भेजे हैं, तो मतलब ये कि कुछ तो खास बात है। जिसको देखकर यार लॉन्ग जून अपने रूल्स को समझते हुए क्या था कि अनलेस लॉर्ड ने उन दोनों को अपने खुद से कहा हो कि यार उसको लाना ना हो, तब तक वो लोग लू फेंग को अकेला नहीं छोड़ सकते। मतलब लॉर्ड युवा ने ही उसको छोड़ने को बोला कि उसको जैसे है वैसे चलने दो। जिसके साथ वो भी सोचने लगता कि आखिर क्या रीजन हो सकता है, क्योंकि वो ड्रैगन ब्लड ऑरिजिन वर्ल्ड में रीइनकार्नेट होने से पहले ऑलरेडी एक इनविजिबल रेलम का बेइंग बन चुका था। वो तो उसको बाकी के और भी डॉग्स को कल्टीवेट करने थे, इसलिए उसने खुद को रीइनकार्नेट करवाया। रीइनकार्नेट करने का मतलब ये थोड़ी ना कि वो मर गया, वो अपनी पावर्स को खो दिया, ऐसा नहीं है। उसने फिर से पावरफुल को हासिल किया, क्योंकि उसने सबको कल्टीवेट कर रखा था, तो उसे कुछ ही साल लगे होंगे उन सबको वापस पाने में। जिसके साथ वहां पर अभी के फिलहाल ये बंदा लॉर्ड जिंग मैंग के अंदर आता है, जो कि उसे काफी फेवर करते हैं। अब जैसे लॉर्ड युवान हो गए, वैसे लॉर्ड जिंग मैंग भी आते हैं, जो कि एक ओवरलॉर्ड की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे युवान के अलावा और भी बंदे हैं, जो कि बाकी के और भी इनविंसिबल रेलम के प्रैक्टिशनर्स को सिखाया करते हैं, तो वैसे ही इसको भी दूसरे बंदे सिखा रहे होते हैं। अब यहाँ पे जब इस बंदे ने लॉन्ग जून ने यहाँ पे जब रीइनकार्नेट किया था, तो वो इसी लॉर्ड युवान के अंदर आ चुका था, लेकिन लॉर्ड युवान उसके ग्रोथ में इंटरफेयर नहीं किए थे। क्या था कि यार तुमको जो करना है करने दो, वो अपने को जिम्मेदार ठहराएंगे,
मतलब ये हुआ कि जैसे लू फेंग को यार इन्होंने कहा कि इसको खुद से ग्रोथ करने दो, वैसे ही इस बंदे के साथ भी हुआ था। लॉर्ड युवान ने इसको छोड़ रखा था कि तुम्हें खुद से कल्टीवेट करना है। प्रैक्टिशनर जैसे कि लॉन्ग जून है वो उसे ऑरिजिन वर्ल्ड्स के मास्टर बनने पे होते हैं, उन्हें न्यूच्योर किया जाता है, उन्हें रिसोर्सेज दिए जाते हैं और उन्हें रिफाइन करने से मना किया जाता है। इनफैक्ट वर्ल्ड लेवल ह्यूमन स्टेज नॉन ब्लड लाइन प्रैक्टिशनर्स वो तो यार अपने आप को और भी ऊंचे दौरे पर रखते हैं, मतलब जिन्होंने की प्रैक्टिशनर्स को ब्लड लाइन, जिसने कि ब्लड लाइन को प्रैक्टिस नहीं किया तो उसे और भी ऊपर के ओहदे पे रखा जाता है, और भी बकवास होती है तो इसको स्किप करते हैं। जिसके साथ लॉन्ग जिन वहाँ पे उससे पूछता है कि क्या तुम सच में सर्टेन हो कि वो बंदा इनविजिबल रियल्म पे आ चुका है। तो सिटी लॉर्ड फैंग याओ कहता है एब्सोल्युटली। उसने अकेले के 15 पीक लेवल गॉड एम्प्रेस को झुका कर रखा था। उनमें गॉड एम्पर म्यूग जैसे बंदे भी थे। उन्होंने टीम अप करके लू फेंग को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो लू फेंग की एक सिंगल मूव को भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, जिसको सुनकर लॉन्ग डाओजुन भी उसकी आंखें चमक हो जाती है और वो भी कहने लगता है तो सर्टेन ये है कि वो एक इनविजिबल रियल्म की स्ट्रेंथ को पोजेस करता है। और लॉन्ग जून काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है कि एक इनविजिबल रियल्म का एग्जिस्टेंस जिसे अभी तक समझ नहीं किया, मतलब कि उसमें कोई ज्यादा ही स्पेशल बात है, वरना ऐसे कोई ओवरलॉर्ड उसको छोड़ने वाला नहीं है। अब इसे भी समझ नहीं किया गया था, इसे भी खुद से चलने दिया था, और इसे लॉर्ड जिंग मैंग तो उसे सिखाते ही थे कि हाँ मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, रिइंकार्नेट भी करा था बाकी सब, लेकिन इसे जो भी चीज करना था खुद से करना था। जिसके साथ वो भी सोचने लगता है कि मेरी बात तो अलग थी, लेकिन इस लू फेंग की क्या कमी है, आखिर एक इनविजिबल रियल्म के स्ट्रेंथ को पोजेस करते हुए समन क्यों नहीं किया। जिसके साथ वो स्माइल करते हुए कहा था कि मैं उस लू फेंग से मिलना चाहता हूँ, क्या तुम इसको अरेंज करा सकते हो। तो सिटी लॉर्ड फैंग क्या वहां पे हेल्पलेसली कहते कि मैं जब चैंग फेंग सिटी को छोड़ रहा था तो मैं गॉड एम्पर बॉगजी और बाकी से कांटेक्ट किया था। उन्होंने मुझे बताया कि लू फेंग ने एक कल्टीवेशन रेजिडेंस को बाई कर लिया है, जिसके बाद वो अपने आप को जल्दी से सेक्लूजन में ले गया और रिफ्यूज कर दिया कि वो किसी से भी नहीं मिलेगा। वो उसी वक्त समन करेगा जब वो अपने इनसाइड कल्टीवेशन सेक्लूजन को फिनिश करेगा। जिसको सुनकर वो स्माइल के साथ कहता है कि तो फिर ठीक है, लू फेंग के फॉलोअर्स को इन्फॉर्म कर दो और कह दो कि लॉन्ग जून उससे मिलना चाहता है। जब वो सेक्लूजन से बाहर निकलेगा तो मुझे जल्दी से बताने को कहूँ। जिसको सुनकर सिटी लॉर्ड फैंग यहाँ भी हामी करते हैं और वो कहते हैं कि मैम मैसेज भेज देता हूँ, मैं भी वेट कर रहा हूँ लू फेंग के लिए कि कब वो आपको समन करेंगे, होपफुली आप उससे मिल सकन। जिसको सुनकर वो भी कहते हैं कि हाँ मैं बस आशा कर रहा हूँ, समन होने के बाद मैं उससे जाकर बातें करूंगा जिससे कि मुझे थोड़ी मोड़ी कल्टीवेशंस के बारे में पता चलेगी। अब लॉन्ग जिन डॉ भी यार हामी भरते हैं क्योंकि यार उससे अगर उसको गाइडेंस मिलेगी और साथ में लू फेंग उसको गाइड करेगा, दोनों एक दूसरे को गाइड करेंगे तो दोनों को प्रॉफिट होने वाला है। और ऐसा हर कोई बड़े बड़े लेवल्स के बंदे किया करते हैं। नॉर्मली वो किसी और इनविजिबल रियल्म के बंदे के बारे में उतना केयर भी नहीं करता है, लेकिन वो इस लू फेंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा होता है कि समन किया ही नहीं गया है, इसलिए वो सीरियस ले रहा होता है। जिसके साथ हमें सीन चेंज कर डार्क होली रियल्म के एक बंजर जमीन का सीन दिखाया जाता है जहां पे एक बाउंडलेस ब्लैक सी मौजूद होती है। वहां पे एक ह्यूमन सेड फिगर कुछ 12 मतलब सेवरल कुछ अनेकों अल्ट्रा लिमिट लेवल ह्यूमन बींग्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। और तभी वो कहते हैं ना कि मॉन्स्टर जैसा जो फाइट कर रहा हो वैसा ही फाइट कर रहा होता है और वो ब्रूटली उन सारे क्लोज क्वार्टर्स में 12 अल्ट्रा लिमिट लेवल ह्यूमन बींग्स को मार डालता है। वो कैजुअली उन सबको मारता है और उन सबके कॉर्पसेस को कलेक्ट करता है। वो एक चेहरे पे स्माइल देता है। ये भी एक इनविंसिबल रियल्म का बंदा, तो इसके लिए 12 अल्ट्रा लिमिट लेवल बंदों को मारना उतनी बड़ी बात नहीं है। इसने उन सबको मौत की घाट उतारने के बाद कहते हैं ना किसी साइकोपैथ के जैसे स्माइल करने लगा होता है। इसकी बॉडी काफी ज्यादा डर्टी होती है, इसके हेयर कह सकते हो कि यार काफी ज्यादा गंदे होते हैं, इसके ऊपर ब्लड रेड की ग्लिम्स होती है, इसकी आंखें चमक रही होती है और इसकी स्माइल एक सिनिस्टर स्माइल होती है, मतलब ये किसी कुत्ते जैसा लग रहा होता है, ऐसा समझ सकते हो। ओकेजनली इसकी ऑरा इतनी ज़्यादा भयंकर होती है कि पूरी की पूरी दुनिया इसके ऑरा से कांप उठती है। और ये बंदा कोई और नहीं गॉड एम्पर जी के होता है। ये डार्क होली रियल्म के 2 स्ट्रॉन्गेस्ट प्रैक्टिशनर्स में से एक है। पहला तो वही अपना लॉन्ग जून होता है और दूसरा ये जी के होता है। जिसके साथ यहाँ पे वो कहता है कि यार मैं वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन्स के विल को ब्लड लाइन को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ब्लड लाइन कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग थी। अगर मैं उसको सप्रेस नहीं कर सकता तो मुझे बाहर जाके
किल करना ही पड़ेगा। मतलब कहने का ये मतलब कि ये बंदा वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन को कल्टीवेट कर रहा था, उसको सीखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि उसको कल्टीवेट करने के समय आपको सोल पॉल्यूशंस भी हो सकती है। लेकिन यार जितने भी पावरफुल बेंग्स होते हैं उनको अगर थोड़ी मोड़ी सोल पॉल्यूट हुई तो यार वो जाके लड़ लेते, अपने गुस्से को निकाल लेते, जिसकी वजह से उनकी जो सोल पॉल्यूशन होती है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ जाती है फाइट करने की वजह से। उससे और बढ़नी चाहिए थी लेकिन वो भड़ास निकाल देते हैं, तो उसकी वजह से उनमें कंट्रोल रहती है। इसके साथ गॉड एम्पर जी के कहते हैं कि यार मुझे कुछ ज़्यादा ही दर्द हो रहा है, मुझे अभी तक ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए। अब यार इसको अगर वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन चाहिए तो इसको लिए सिर्फ मिलिट्री मेड की नहीं जरूरत होगी, मतलब मिलिट्री मेड पॉइंट्स तो बहुत लगेंगे ही, लेकिन इसको ह्यूमन हॉल के टेस्ट को भी पास करना होगा, ताकि अगर ये वर्ल्ड क्लास ह्यूमन ब्लड लाइन को समझने की कोशिश करे तो इसकी सोल पॉल्यूट ना हो जाए। इसलिए उससे पागल होने से रोकने के लिए ऐसे टेस्ट उसको देने पड़ते हैं। इस बंदे ने ट्रायल को पास कर दिया होता है और इंडियन ट्रायल में पास होते समय ये पागल नहीं हुआ था, जो कि हमेशा ये शांत दिमाग से था। लेकिन फिर भी इसको थोड़ी मोड़ी ब्लड लाइन विल की टॉर्मेंट पड़ी थी, इसको थोड़ा मोड़ा नुकसान तो हुआ ही होता है, क्योंकि ब्लड लाइन किसी की स्पिरिचुअल विल पावर्स को अफेक्ट करती है, जिससे कि वो बंदा पागल हो जाता है और वो काफी ज्यादा पागलपंती वाली हरकतें करना शुरू करता है। लेकिन ये बंदा काफी देर तक सप्रेस किए हुए था और फाइनली ये बाहर जाके एक ब्रूटल स्लाउटरिंग करता है, जो कि मार डालता है 12 अल्ट्रा लिमिट बैंक को, जिसके साथ वो कहता कि यार ये सब तो होता ही है, मैं गुस्सा निकालता हूँ लेकिन मैं किसी भी प्रैक्टिशनर्स को नहीं मारता हूँ, ये भले ही वाइल्डनेस में जाकर मारता है, लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को मारता है, लेकिन वो बाकी के खराब नियतों वाले बंदों के जैसा नहीं जो कि प्रैक्टिशनर्स को लूटा करता है। ऑफकोर्स ये बात, ये इनविंसिबल वेलम में जा चुका है तो ये किसी प्रैक्टिशनर्स को मारेगा तो ये उस पर शोभा नहीं देगा, आखिरकार ये करेगा ही ऐसा क्यों, जिसके साथ वो कहता कि यार क्या ही करे। अब ये भी बताया जाता है कि ये बंदा जितना लो लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को मार चुका है ना, उतना कोई और बंदा मारा ही नहीं है। लेकिन तभी इस बंदे को भी एक मैसेज आती है, जो कि किस चीज की थी वो तो आपको पता चल जाएगा। और उस मैसेज में लिखा होता है कि यार डार्क होली वेलम में एक और नया इनविंसिबल वेलम का एग्जिस्टेंस इमर्ज हो चुका है, वो अभी लार्ज ह्यूमन हॉल में कल्टीवेट कर रहा है, जिसको जानकर गॉड एम्पायर जी की काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि प्रीवियसली जब भी कोई एक इनविंसिबल वेलम का बंदा इमर्ज होता है तो उसे इमीडिएटली बुला लिया जाता कि आओ मैं तुम्हें गाइड करने वाला हूँ। लेकिन ये गॉड एम्पायर लू फेंग ये यूनिक था, जिसकी वजह से ये बुलाया नहीं गया था और इसे डार्क होली वेलम में अभी तक रखा गया होता है। ये बात जी के भी अच्छे से जान रहा होता है, जिसको जानकर वो कहता है एक्सीलेंट, काफी ज्यादा एक्सीलेंट, ये परफेक्ट टाइम है कि मैं इसको चैलेंज कर सकता हूँ। जबकि इसकी स्ट्रेंथ मुझसे सरपास करती है तो मैं अपने फुल स्ट्रेंथ को अनलीज कर सकता हूँ, मैं अपने दिलो भड़ास निकाल के उस बंदे से फाइट कर सकता हूँ। इससे वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर डायरेक्टली ह्यूमन सिटी की तरफ आगे जाने लगता है। अब यार इसको अपनी पावर्स को बढ़ाना था तो यार पावर्स एक और तरीके से बढ़ती है दूसरे प्रैक्टिशनर से फाइट करके। लेकिन यार ये सेकंड मोस्ट पावरफुल था और पहला वाला जो बंदा था वो कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, तो ये उससे फाइट नहीं कर सकता। इनविंसिबल वेलम के बंदे आते हैं तो उसको ले जाते थे, इसको वजह से इसको कोई और फाइट करने का चारा मिलता नहीं। लेकिन जब इसको लूफिंग के बारे में पता चलता है तो ये काफी ज्यादा इसलिए एक्साइटेड हो जाता है। इसके साथ बताया जाता है कि लूफिंग की जो खबर थी वो चारों तरफ आग की तरफ फैल चुकी थी, सबको पता लगने लगा होता है। अब यहाँ पे लूफिंग को यार ये बता था कि यार ऐसा होने वाला है, इसलिए उसने अपने इन सब चीजों को खरीद लिया होता है और यहाँ पर वो बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है, क्योंकि यार ऐसा तो चलता ही है। जिसके साथ हमें रिमोट एरिया के अंदर एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे केव रेजिडेंस के अंदर उनको भी न्यूज मिलती है कि एक इनविंसिबल वेलम का बंदा जिसका नाम गॉड एम्पायर लू फेंग है वो इमर्ज हुआ है। अब जिसको ये न्यूज मिली थी वो कोई और नहीं, असल में यानफेंग एंचेस्टर और थंडर एंचेस्टर्स होते हैं। अब यहाँ पे थंडर एंचेस्टर भी एक्साइटेड होते हुए कहते हैं उस यानफेंग एंचेस्टर से कि मैंने कंफर्म किया है कि ये डेफिनेटली लुओ फेंग ही अपने अंदर का रहने वाला ही है। मतलब वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुके होते कि उनके अंदर का एक बंदा इतना पावरफुल हो चुका है। जिसके साथ उसकी न्यूज तो चारों तरफ फैल चुकी थी, तो इसलिए सारे बंदे लू फेंग से मिलने के लिए आ रहे होते और सबको ये न्यूज पता चल रही होती, जिसको देखकर यानफेंग एंचेस्टर यार डिसबिलीफ में कहते हैं कि यार कुछ ज्यादा लंबा अरसा नहीं हुआ था, डीकिंग ने बताया कि कैसे लू फेंग ने
अकेले 4 अल्ट्रा लिमिट लेवल बीइंग्स को सप्रेस कर डाला था उस यूनान सिटी के बैटल के अंदर, लेकिन वो ऑलरेडी इतने थोड़ी देर बाद ही एक इनविजिबल विलन का एग्जिस्टेंस बन चुका है। ये स्पीड तो काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। दोनों ने लू फेंग को ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर बढ़ता हुआ देखा कि कैसे उसकी पावर्स बढ़ती गई। वो जानता था कि लू फेंग आगे चलकर हेवेंस को टच करेगा, जिसके साथ थंडर एंसेस्टर कहते हैं कि मैंने ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में इंक्वायरी की है, मुझे पता चला कि लू फेंग हमेशा सेक्लूजन में रहता है, वो किसी एक्सेप्शनल रीजंस के अलावा बाहर निकलता ही नहीं है और वो किसी और से मिल ही नहीं सकता है, चाहे वो ऑरिजिन कॉन्टिनेंट हो या फिर डार्क होली रियल्म, वो हमेशा से कल्टीवेट ही करता रहा है। ये बात सबको अच्छे से पता होती है, जिसके साथ वो क्या था कि जबकि ऐसा केस है तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बस हम मोरोसा से कह देंगे कि हाँ इस मैसेज को पास कर दो, अगर वो सेक्लूजन से बाहर निकलता है और वो मुझसे मिलना चाहता है तो वो हमें बुला सकता है। तो थंडर एंसेस्टर इसके लिए हम ही भरते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके खुद के होमलैंड के अंदर जो कि ऑरिजिन कॉन्टिनेंट है वो एक इनविंसिबल विलन का एग्जिस्टेंस प्रोड्यूस कर सकता है। यान फेंग चेस्टर उसमें जोड़ते हुए कहते हैं कि एक इनविंसिबल विलन एग्जिस्टेंस बनने का मतलब ये है कि आप केज वर्ल्ड को तोड़ने से ज्यादा दूर नहीं हो, और दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि यार इनमें से एक बंदा तो सेमी ह्यूमन ब्लड लाइन प्रैक्टिशनर था जो कि सिर्फ अल्टीमेट लेवल पे जाने को खड़ा था, लेकिन ये भी उसके लिए इम्पॉसिबल था। लेकिन वहीं पे दूसरे बंदे की बात करें तो वो तो बंदा लेट स्टेज गॉड एम्पर एनलाइटमेंट प्रैक्टिशनर था जो कि अभी तक सेमी ह्यूमन एनलाइटमेंट लेवल तक भी नहीं पहुंच गया था, तो इसकी पावर्स काफी ज्यादा कम होती है, जिसको देखकर थंडर एंसेस्टर रिग्रेट करते हुए कहता कि अगर हमें ये पहले से पता होता कि लू फेंग इतना आगे बढ़ने वाला है तो मैं उस पर कुछ और ज्यादा फेवर कर देता। जिसको सुनकर यान फेंग एंसेस्टर कहता कि हमने तो बस एंटिसिपेट किया था कि वो डार्क होली रियल्म में आएगा, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि वो डार्क होली रियल्म में आते ही इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी दुनियाओं को देखा था, उन्होंने बस इतना ही अंदाजा लगाया कि लू फेंग यार एक पावरफुल फिगर सी बनेगा, उन्होंने थोड़ा ना सोचा था कि यार लू फेंग इतना ही ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। अब सच्चाई की बात ये थी कि डी किंग ने लू फेंग के साथ और भी गहरा बॉन्ड बना रखा था। इसके साथ यहाँ पे वो कहते कि कोई ना, चलो अब जैसा हो गया चलते हैं। जिसके साथ लू फेंग के बारे में बताया जाता है कि लू फेंग अभी भी कल्टीवेशंस में था, बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स ह्यूमन सिटी में आते हैं लू फेंग से मिलने के लिए, लेकिन लू फेंग सेक्लूजन में था, जिसके कारण कोई भी बंदा लू फेंग से मिल ही नहीं पाता। जी के जैसा बंदा भी लू फेंग से नहीं मिल पाया और ना ही रोंगजुन जैसा बंदा अपने लू फेंग से मिल पाया, तो बाकी ये छोटे मोटे बंदे लू फेंग से क्या ही मिल पाएंगे। जिसके साथ हमें सीन चेंज कर लू फेंग को दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग कल्टीवेशंस के दौरान ये नोटिस करता कि कैसे हिनमन हॉल के रेजिडेंस के होने की वजह से और साथ में लार्ज रेयर ट्रेजर्स को कंज्यूम करने की वजह से उसके सोल पे जो बर्डन पड़ रहा था वो काफी ज्यादा गम हो चुकी थी। एग्जाम्पल के रूप में जब लू फेंग ने 100 कैलेमिटीज हॉट एसेंस को कंज्यूम किया था, जो कि नॉर्मली उसके सोल पे काफी ज्यादा स्ट्रेस डाल रही होती है, वो अभी के मुकाबले काफी ज्यादा आसान हो चुकी थी। उसके पावर्स काफी ज्यादा न्यूचर हुए थे, ऑरिजिन वर्ल्ड की जो एनर्जी थी, ऑरिजिन पावर्स थी, वो उसके सोल को कॉन्स्टेंटली न्यूचर और रीस्टोर कर दी थी, जिसकी वजह से लू फेंग को उतना बर्डन नहीं सहना पड़ रहा होता है। और लू फेंग यहाँ पे कहता है कि मैंने ट्रेजर्स को कंज्यूम किया है, मेरी क्लोन जो कि ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में मौजूद है उसके पास आई ऑफ लाइफ एंड डेथ और बुक ऑफ विजडम है। अभी तक लू फेंग को अभी 1500 ईपोज पास हो चुके हैं। इन 1500 ईपोज में लू फेंग ने हर एक लो लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन जो कि उसने कलेक्ट किए थे सबको स्टडी करने लगा था। हर बार वो जब स्टडी करता तो उन सबसे पहले कॉर्प्सेस मटेरियल को स्टडी करता ताकि वो उनके अंदर के छिपे हुए रहस्य को जान सके, जिसके बाद वो जाकर उसके ब्लड लाइन को कल्टिवेट करता था। मतलब सबसे पहले बॉडी पार्ट्स को समझ लो, फिर उसके ब्लड लाइन को समझने की बारी आएगी। जिसके साथ लू फेंग 1500 ईपोज के अंदर अपने 500 टाइम्स की कंटिन्यूअसली बढ़ी हुई इंक्रीजिंग पावर से वो लाइफ एंड डेथ के डीप एंड के इमेंस अंडरस्टैंडिंग को समझना शुरू कर दिया होता है। जिसके बाद उसने सबको सीखा और बाद में वो आगे चल के स्पिरिचुअल विल पावर्स और कॉन्शियसनेस सिस्टम पे जाता है, जो कि उसने हाई लेवल ह्यूमन ब्लड में से पाए होते हैं। इसके साथ बताया जाता है कि जितने भी उसने लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन टाइप हाई लेवल ह्यूमन ब्लड लाइन्स को परचेज किए थे, उसमें से टोटल में 15 ऐसे काइंड थे जिसके अंदर स्पिरिचुअल विल और कॉन्शियसनेस सिस्टम मौजूद थी, जिससे कि वो अपने स्पिरिचुअल और कॉन्शियसनेस सिस्टम को अच्छे से समझ कर उसे पावरफुल बना सकता है। उसकी
डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिचुअल विल और कॉन्शियसनेस सिस्टम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी होती है। और बताया जाता है कि बिना किसी रियलाइज के लू फेंग सेक्लूजन में लगभग 4300 ईपोस तक रह लेता है उसी लार्ज हिनवान हॉल के अंदर। मतलब लू फेंग अपनी ज़िंदगी के कुछ ज़्यादा ही पल उसने गुजार दिया होता है, जिसके साथ हमें बताया जाता है कि हिनवान सिटी के अंदर काउंटलेस प्रैक्टिशनर लू फेंग के इंतजार में थे, लेकिन कोई में हिम्मत नहीं थी कि वो लू फेंग को जाकर डिस्टर्ब कर सके। जिसके साथ हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि इतने साल इतने इपोज गुजरने के साथ वो कहता है कि ये ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। लू फेंग अपने केव रेजिडेंस में खड़ा होता है और वहां पे बैठता है, उसकी आंखें सडनली खुल जाती हैं और हमें पता चलता है कि उसकी लाइफ एंड डेथ की स्टडीज और स्पिरिचुअल विल कॉन्शियसनेस रिसर्च वो एक्सट्रीम डेप्थ तक जा चुकी हैं और उसने अपने आप को लेवल अप करवाने के बहुत ही करीब ले आया होता है। लू फेंग इस चीज़ को समझते हुए कहता कि बस मैं एक फाइनल स्टेप और मैं सेक्लूजन में लास्ट स्टेप तक पहुंच जाऊंगा। जिसके साथ लू फेंग ये भी बताता कि उसे स्पिरिचुअल एपिफैनी चाहिए जिससे कि वो अपने स्पिरिचुअल विल कॉन्शियसनेस को परफेक्शन तक ले जा सके। और हमें पता चलता है कि लू फेंग की जो डॉग होती है ना वो अभी परफेक्शन स्टेज गॉड इम्प्रेस तक जा चुकी होती है। मतलब कि वो लेट स्टेज से परफेक्शन स्टेज में ब्रेक थ्रू कर लिया होता है, जो कि कह सकते हो कि उतनी बड़ी बात नहीं होती है। लू फेंग की पावर्स बढ़ चुकी है। ऑफ कोर्स जी के फाइट होने वाली है जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में शायद ना देख पाए, कुछ एक दो एपिसोड बाद ही हमें फाइटिंग देखने को मिली होगी जो कि सिंपली एक बैटल होगी, लाइफ एंड डेथ बैटल नहीं होगी, बस एक स्पैरिंग होगी। जिसके साथ लू फेंग कहा था कि यार सेमी हिनवान डॉ ऑफ लाइफ एंड देन वो ऑलरेडी मेरे माइंड में बन चुकी है, जिसकी मैं एक फाइनल एफिनिटी सोच रहा हूँ कि कैसे उसको खत्म किया जाए। मतलब यही सब बात हो रही है। तो लू फेंग फाइनली अपने कल्टीवेशन से निकल चुका, तो ये तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले कि आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय।